वेलकम टू ज्ञान सिंधु क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार। और शुरू करते हैं आज। मैं ये कहूंगा कि अब ज्यादा अर्धवार्षिक के पेपर हल हम नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 4 5 पेपर हल करा दिए। शायद ये पांचवा या चौथा पेपर, पांचवा पेपर है। तो हालांकि जितने आप मॉडल पेपर हल कर पाए उतना ही बेहतर है। बट होता यह है कि बच्चे भेजते हैं, कहते हैं सर हल करा दो, या जिनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई कहते हैं, सर मुझे पेपर चाहिए, हल कराते रहिए, इंपॉर्टेंट कुछ आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। चलिए भाई, गले में खराश है फिर भी पढ़ाने के लिए हम उत्साह के साथ उपस्थित हैं। पहला सवाल यहां पर है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? मैंने कितनी बार आपको समझाया है, मौलिक उपन्यास, मौलिक कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम रिपोर्ताज, प्रथम एकांकी, प्रथम निबंध, प्रथम यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम आती हैं प्रथम प्रथम वाले। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, फयाज जी हैं, रामकिशन जी हैं, अजय मिश्रा हैं, कुणाल दी हैं, स्ट्रेंजर, असंतोष, पुष्कर, मोहित, हिमांशु एंड मिस सुयांशी एंड शिल्पी, मोहित पांडे, संतोष पासवान, सोमी राठौर, ऋषभ, रुद्दू द गेमर। और भाई साहब ठीक है, शुरू करें। रामकिशन जी का आंसर भी आ गया है और विलेन जी का है। बी बता रहे हैं, देखते हैं बी कौन सा है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। ये लाला श्रीनिवास दास का लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगर आपसे कोई कहे हिंदी का पहला नाटक, तो नहुष है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का लिखा हुआ। गोपाल चंद्र गिरधर दास सौभाग्य पहली कहानियों के क्रम में 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी कहानी आती है, 11 वर्ष का समय। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे की है। तो इस तरह पहली कहानियों में तमाम उस क्रम में है, लेकिन पहली मौलिक कहानी इंदुमती को ही माना जाता है। खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, किशोरी लाल गोस्वामी की लिखी हुई। हिंदी का पहला उपन्यास बता दिया, पहली कहानी बता दी। पहला रिपोर्ताज, हिंदी का पहला रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान का लिखा हुआ है। और हिंदी का जो पहला यात्रा वृत्तांत है, सरयू पार की यात्रा है, भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभी लोगों ने शेयर नहीं किया है, कर दीजिए एक बार भाई साहब। तो ये क्लियर हुआ पहला सवाल। पहला सवाल से 5 सवाल हमने बना दिए। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा था? वीरगाथा काल हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहां पर सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब अगर आपसे कहें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था, तो बीज वपन काल कहा था। क्या कहा था? बीज वपन काल कहने वाले कौन है? आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले कौन है? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। और इसी को सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले राहुल सांस्कृत्यायन हैं। क्लियर। आदिकाल को संधिकाल, चारण काल कहने वाले राम कुमार वर्मा हैं, और चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है। अगला सवाल है कि कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, आप पक्का करिए। गुलाब राय हैं, हजारी प्रसाद हैं, वासुदेव शरण हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। देखो सीधा सा जवाब है। ठीक है, क्या जवाब है? वासुदेव शरण भी सही है, हजारी प्रसाद सर सही है। अब आप कहेंगे कि सर बोर्ड परीक्षा में यही सवाल ये आ भी चुका है, 22-23 की एग्जाम में ये आ भी चुका है, सेम ऑप्शन थे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? कल्पलता और हजारी प्रसाद जी ऑप्शन में नहीं थे, वासुदेव शरण को सही माना गया, तब से कल्पलता वासुदेव शरण का भी सही माना जाता और जीवन परिचय में भी इनके मिलता है। लेकिन मूल किताब जो मेन है कल्पलता निबंध संग्रह, वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। ठीक है, तो वही लगाइएगा। 80% ये सही है, लेकिन 100% ये सही है।
अगर वो नहीं है तब ये सही है। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अष्टयाम के रचनाकार कौन है, अष्टयाम के लेखक कौन है? तो अष्टयाम नाभादास की है, पहले नंबर पे है। जटमल कृत की गोरा बादल की कथा है, गोरा बादल की कथा है, ये जटमल कृत की है, जटमल की है गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की है। और राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ है। क्या बता रहे हैं सर, क्लास रुक रुक के चल रही है? नहीं भाई, क्लास तो अबाध गति से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुलशन जी। हाँ, तो ये गोरा बादल की कथा है। और यहां पर देखिए, प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? भैया प्रेमचंद अपने तो सभी जानते हैं, प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, स्वतंत्रोत्तर युग, शुक्ल युग। देखो शुक्ल युग के लेखक जो हैं वो आपके प्रेमचंद जी हैं। शुक्ल युग जिसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पढ़ा था, ये शुक्ल युग 1919 से लेकर के 1938 तक चला था। 1900, ठीक है, 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक का जो समय था वो शुक्ल युग था। और यही समय छायावादी युग भी 1936 से 38 तक चला था। तो छायावादी और शुक्ल युग दोनों का ही आंसर सेम है। और जो लेखक गद्य लिख रहे थे वही शुक्ल युग के लेखक कहलाए, जो पद्य लिख रहे थे, काव्य लिख रहे थे, वो छायावादी के कहलाए। तो समानांतर चल रहे थे दोनों युग। ठीक है, हाँ। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती, भारत भारती आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निराला की याद रखना। भारत भारती, देखो मैथिली शरण गुप्त की मैंने ट्रिक बताई थी, भाषा जय। भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, अनघ, झंकार, तो झंकार नहीं है, द्वापर, अनघ, ये सब किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती महाकाव्य है, सॉरी भारत भारती को हम काव्य कह सकते हैं, और जो साकेत है वो महाकाव्य है जो 12 सर्गों से युक्त है। तो आगे निराला भी है, निराला की भी रचनाएं आपको याद रखना चाहिए। निराला तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये निराला की है। सरोज स्मृति भी है। और जयशंकर प्रसाद की आप जानते हैं प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये तमाम रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की आप जानते हैं निहार, रस्म, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, ये सब इनकी है। कामायनी की विधा क्या है, कौन बताएगा भाई? देखो, जिसमें 7+ सर्ग या कांड या खंड होते हैं, 7 सर्गों से अधिक वाली रचना महाकाव्य कहलाती है। और कामायनी में 15 सर्ग हैं तो महाकाव्य है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पृथ्वी पुत्र के रचयिता कौन हैं? पृथ्वी पुत्र तो सब जानते हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अब अर्धवार्षिक के ज्यादा नहीं हल कराएंगे, अब अर्धवार्षिक बहुत हो चुका है। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। अब बताओ ये किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? दोहा है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? ये मत सोचिए हमारी अर्धवार्षिक हो गई, हम क्या करेंगे पढ़ के। ये प्री बोर्ड, बोर्ड और तमाम दिनों तक आपके काम आने वाली चीजें हैं। हाँ, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। अब गद्यांशों को पढ़ना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात वसुओं को जो धारण करती है वो वसुंधरा है। और धरती माता की कोख में भरी हैं अमूल्य निधियां। अब यहां पर पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछा है। जैसे ही हम यहां चीजें समझते हैं, पृथ्वी आ गया, धरती माता आ गई, तो मैंने ट्रिक बताया था गद्यांश पहचानने की। तो रामकिशन जी का उत्तर आ गया है, राष्ट्र का स्वरूप, बिल्कुल महावीर और शिवा, बिल्कुल। और जागृति यादव आपका भी सही है, विपिन कुमार। चलो, तो ये भैया वासुदेव शरण अग्रवाल और राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक है। पृथ्वी धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? अब यहां देखो,
क्योंकि धरती की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं और इसीलिए हम इसको वसुंधरा कहते हैं। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो देखो, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारे आर्थिक ये अभ्युदय लिखा है। अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। किन की जांच पड़ताल? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं उनकी जांच पड़ताल। ठीक है। व्याख्या रेखांकित अंश की वो मैं ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूं, व्याख्या कुछ नहीं करना होता है। आप ऐसे लिखिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश में वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, बाकी अपने भावों को उतार दीजिए। अरे रामकृष्ण जी आशीर्वाद है। इसके बाद देखिए अगला, वही आ गया है राष्ट्र का स्वरूप का। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अर्धवार्षिक में मैंने एक चीज देखी है, नोटिस की है कि राष्ट्र का स्वरूप सबसे ज्यादा पूछा गया पाठ है। हर एक पेपर में राष्ट्र का स्वरूप आया है। बिल्कुल ठाकुर जी। ठीक है। हाँ, आगे देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो इसमें एक तो राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा पवन दूतिका भरा पड़ा है। राष्ट्र का स्वरूप और पवन दूतिका भरा पड़ा है। तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो जन हो, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो दोनों मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। फिर वही है गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए, ये एक बहुत अच्छा पद्यांश है कि कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकेयी का अनुताप, बोलो किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त की रचना है कैकेयी का अनुताप। अब यहां पर पहला ही सवाल बना कि पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कैकेयी पंचवटी की सभा में कहती है, उस सभा में कैकेयी कह रही है पश्चाताप करती हुई कि अब तक जो नरदेही है, अर्थात जो मानवता है, जो मनुष्य है, इस संसार के मनुष्य अब तक यही कहते आ रहे थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाएं, परंतु अब हाय विरुद्ध विधाता, अर्थात अब हमारा भाग्य हमारे विपरीत है, विरुद्ध है, तो आप सब यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता ही कुमाता हो गई। ठीक है। कैकेयी ने किसे अपने विरुद्ध बताया है? तो विधाता को, अपने भाग्य को भी अपने विरुद्ध बताया है। नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे? तो नरदेही अब तक यही कहते आ रहे थे कि माता कुमाता बिल्कुल नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए। अब कैकेयी के दुष्कृत्य को देखकर लोग अब क्या कहेंगे? तो कैकेयी के दुष्कृत्य को देखकर लोग अब यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, परंतु माता ही कुमाता हो गई। आगे देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो ये कहां से लिया गया, कोई बताएगा भैया? हाँ बिल्कुल, कोई बताएगा कहां से है? अरे ठाकुर बिल्कुल सही बताया है, आपके में आया तो ठीक है। अब यहां पवन दूतिका से है, कहते हैं कि जाते जाते पवन से
राधिका जी कहती हैं कि जाते जाके जाते अगर पथ में राह में तुमको कोई दुखी दिखाई देगा, क्लांत दिखाई देगा, परेशान थका दिखाई देगा, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, चली जाना और उसके निकट पर उसकी क्लांतियों, उसके थकान, उसकी परेशानी को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके ताप को क्या करना, समाप्त करना, और सदगंधों से, सुगंधों से उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों के समान बना देना। उपमा अलंकार यहां पर है। वो कहते हैं लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दिखाई दे तो उसे विकृत वसना मत होने देना, अर्थात वस्त्रहीन मत होने देना। अगर थोड़ी भी वो श्रमित होगी, थकी होगी, तो उसको गोद लेना, उसकी थकावट को दूर करना, उसके होठों की और कमल मुख की मलिनताओं को समाप्त कर देना। कवि का नाम, लेखक का नाम वही है, वासुदेव शरण अग्रवाल का, सॉरी पवन दूतिका है हरिओत जी का। और राधा कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो कमल रूपी मुख रूपक अलंकार है। राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है, तो अभी जो मैंने बताया वही समझाती है। बार बार वही बातें रिपीट करने से कोई, जो बच्चे रेगुलर हमारे मॉडल पेपर देख रहे हैं उनको तो ये रट गया होगा, कई बार पूछा गया है। राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने बता देते हैं। राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है, समझाती नहीं समझाती है। तो राधा क्लांत व्यक्ति के संबंध में समझाती है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति, क्लांत यानी थका हुआ व्यक्ति दिखाई देगा तो धीरे धीरे उसकी थकान को मिटाना, जाना, उसके शरीर को स्पर्श करना और सुगंधों से युक्त हो कर देना उसको, और उसकी मलिनताओं को दूर कर देना। और राहगीर महिला के संबंध में बताती है कि उससे तू शरारत युक्त व्यवहार मत करना, उसके वस्त्रों को मत उड़ा देना क्योंकि वो लाजवंती बहू है, ठीक है। अगर थकी हो तो उसके कमल मुख की और होठों की मलिनताओं को दूर कर देना, उसके शरीर को शीतलता प्रदान करना, यही कहती है ना। अब यहां पर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आएगा। हजारी प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, और इधर मैथिली शरण जी हैं, पंत हैं, हरिओद हैं। पंचलाइट कहानी की कथा मैंने उस दिन बताई है आपको, बहादुर की गोधन का चरित्रण। तो स्वपठित खंड काव्य के किसी एक सर्ग का कथानक लिखिए, तो खंड काव्य तो अपने हिसाब से ही होते हैं, मतलब अपने जनपद के अनुसार। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, ये बताओ कहां से है। कोई होशियार लड़का होगा तुरंत बताएगा। डीके जी हैं, आयुष सिंह हैं, परविंदर हैं, सिमरन हैं, त्रिशा पुंधीर हैं, स्ट्रगल हैं, मुकेश प्रजापति हैं, अनुष्का कुशवाहा है। बताइएगा भैया कहां से है, इतना सरल नहीं बता पाओगे। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से उवाच माने बोले, मैत्रेयी। उद्यास्यन, उद्यास्यन माने होता है ऊपर की ओर उठ रहा हूं। अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अस्मि माने हूं। मैं इस स्थान से ऊपर की ओर उठ रहा हूं, अर्थात इस आश्रम से ऊंचे आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं। ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या माने कात्यायनी से, विच्छेदम माने बंटवारा, करवाणी माने करवा दूं। इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं। कात्यायनी कौन थी, पत्नी थी, किसकी, याज्ञवल्क्य की। मैत्रेयी कौन थी, पत्नी थी, दो पत्नियां थी। तो कहते हैं इस कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन अर्थात धन से पूर्ण होगी, तत् किम तेन अहम अमृता स्यामिति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति नहीं। तो ये कहां से लिया गया है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। अंशिका जाट जी बिल्कुल सही। आगे है, धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। ठीक है, सुर भारती यहां होगा और भावोद्भाविनी यहां पर होगा। धन्य है यह भारत देश, यत्र माने जहां, समुल्लसत माने सुशोभित होती है, जनमानस पावनी माने जन के मानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी।
विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु वर्तमान समस्त साहित्यों में अस्याह वाङ्मयम्, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से भी लोके प्रतिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलो कहां से लिया गया, कोई बताएगा? बिल्कुल, खुशबू जी का आंसर सही आ गया है, संस्कृत भाषाया महत्वम। नहीं, अभी से लोग दिवाली मनाने लगे, दिवाली के एक दिन दो, मतलब 16 आज है, 20 को, 18-19 को शायद दिवाली है, तो अब 3-4 दिन पहले से भी बच्चे दिवाली मनाने लगते। क्या कहते हैं, अभी मत पढ़ो। और यही टॉपर की स्ट्रेटजी यही होती है। टॉपर को जब छुट्टी मिलती है तो सबसे पहले वो क्या काम करता है, अपने बैकलॉग को कवर करता है। तो इस दिवाली की छुट्टियों में आपको अपने बैकलॉग पे ध्यान देना है। दिवाली अगली साल धूमधाम से मनाइएगा टॉपर बनने के बाद। जब आप टॉपर हो जाएंगे तो दिवाली अपने आप उसी दिन मन जाएगी जिस दिन आप टॉपर बनेंगे। दिवाली तो जीवन में आनी जानी है, लेकिन ये वक्त, दिवाली हर साल आती है, लेकिन ये टॉपर बनने के चांसेस केवल इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में आते हैं। टॉपर हर बार नहीं बना करते आप। ग्रेजुएशन में आप टॉपर हो भी जाएंगे तो कितना सम्मान मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर ही आपको सम्मानित किया जाएगा। कोई आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे आपको सम्मानित करने। टॉपर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल, जब बोर्ड में इंसान टॉपर बनता है तब उसकी वैल्यू इतनी बढ़ती है। आगे कौन आपको अभी नहीं, या तो फिर आईएएस में टॉपर बन जाओ, पीसीएस में टॉपर बन जाओ, डीएम एसडीएम हो जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर हो जाओ बहुत बड़े, तब जाके आपको मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे और वहां मालाएं पहनाएंगे। लेकिन ये बोर्ड का अलग ही टॉपर का कुछ माहौल इस बार, इस मतलब वर्तमान समय में बन रहा है। तो बोर्ड के टॉपर पहले बनिए, बाद में टॉपर बनते रहिएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करिए। न मे रोचते भद्रम। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है टाइपिस्टों से। टाइपिस्टों जहां से भी पेपर हो, जिस भी विद्यालय से हो, जहां पर भी कोई भी टाइप की हो, तो न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य विसेचनम। ठीक है, वह माने तुम्हारा, भद्रम कल्याणकारी शुभ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा यह उल्लू का राज्याभिषेक करना हमें अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, क्रोधित ना होने पर मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। तो कहां से है, जातक कथा से है, उलूक जातकम से है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयते तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादनम और सम्मुख प्रिय बोलने वाले, वर्जयित माने त्याग देना चाहिए, तादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, विषकुंभम पयोमुखम, विष कुंभम विष के घड़े को जिसके मुख में दूध हो, ऐसे विष के घड़े के समान ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। अब भैया साहित्यिक हिंदी वालों को 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि का आसीत, तो आदि कवि वाल्मीकि आसीत। विद्या प्राप्त्यर्थम विद्यार्थिना किम त्यजेत, विद्यार्थिना सुखम त्यजेत। खलस्य विद्या किमर्थम भवति, खलस्य विद्या ज्ञानाय ज्ञानार्थम भवति। ठीक है, शांत रस और हास्य रस, उपमा यमक अलंकार, चौपाई और सोरठा छंद, ये सब पिछले 4-5 पेपरों में यही सब आ रहा है, ये सब बार बार बता चुके हैं। इसके बाद पर्यावरण, साहित्य, समाज, विज्ञान और मेरा प्रिय कवि, ये निबंध है। अब यहां से व्याकरण शुरू है। संधियां देखिएगा। पोवकः, पोवकः एचो अयवायावः, अयादि संधि से पावकः बन जाएगा। स्वागतम में सुधन आगतम, स्वागतम इको एड़च यड़ संधि से सूत्र बनेगा, स्वागतम हो जाएगा। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है तो स्वर लगा लीजिएगा। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक का समास विग्रह करिए। घनयु श्यामः, घन श्यामः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण यु सर्पः,
प्रत्येकम एकम एकम प्रति, तो किसी एक का आप समास विग्रह करके नाम, तो प्रत्येकम का एकम एकम प्रति अव्ययी भाव समास। कृष्ण सर्पः कर्मधारय समास, कुछ लोग तत्पुरुष भी मानते हैं। घनश्यामः कर्मधारय समास, घनश्यामः। अपने जनपद के जिलाधिकारी को अपने क्षेत्र में होने वाली गुंडागर्दी के संबंध में एक पत्र लिखिए। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराते हुए आवेदन पत्र लिखिए। फिर धातु प्रत्यय, कृतः में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है और कत प्रत्यय है। गतः में गम धातु है और कत प्रत्यय है। दत्वा में दा धातु है, दा धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इसके बाद दुष्टः में दुष और ता, तो इसमें भी कत प्रत्यय होगा, केवल एक प्रत्यय लिखना। श्रीमान में मतु प्रत्यय है, गुणवान में भी वतु प्रत्यय है। फिर विभक्ति आ जाएगा, समझो। प्रजाभ्या स्वस्ति, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगा चतुर्थी, तो प्रजाभ्या में चतुर्थी विभक्ति है। शिक्षकई ही समम, समम मतलब सहयुक्ते अप्रधाने, सह साकम समम सार्धम ये आ जाए तो तृतीया विभक्ति होगी, तो शिक्षकई में तृतीया विभक्ति। ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम में द्वितीया विभक्ति। अभिता परिता समयानेक्षा हा प्रतियोगे वार्तिक सूत्र से है। तो ये साहित्यिक हिंदी का पेपर बच्चा हल हो गया है ना। चलो अच्छा, मैं इस रस छंद अलंकार भी बता देता हूं। तो यहां रस छंद अलंकार कौन कौन से, हाँ शांत रस का देख लो भाई, शांत रस का देख लो। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसमें व्यक्ति मोह माया, सांसारिक मोह माया के जाल को त्याग देता है, संसार से मोह भंग हो जाता है। जब व्यक्ति का संसार से मोह भंग हो जाता है, तब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे व्यक्ति क्या कह दे कि यहु संसार कागद की पुड़िया, बूंद परे घुली जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो ये क्या है, कबीर के भजन लगभग शांत रस में है। रहना नहीं देश बिराना है। तो अच्छा, ऐसे सॉन्ग सुनने के लिए दी ज्ञान सिंधु नामक चैनल एक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके सुन लीजिए, बहुत मस्त मस्त है। ठीक है, तो अब हास्य रस की आप समझते ही हैं। किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो कैसे कि जहीं दिसी बैठई नारद फूली, चौपाई छंद का भी ये उदाहरण है और हास्य रस का भी है कि जहीं दिसी बैठई नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उम कहीं कुलाही, देखी दशाहर गन मुस्काही। ठीक, ये चौपाई का भी उदाहरण हो गया और हास्य रस का भी होगा। हास्य रस का और देख लो कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। ठीक है, जहां उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, समता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। सब कुछ पढ़ाएंगे, समास, प्रत्यय, व्याकरण सब पढ़ाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षाएं निपटेंगी, सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगभग सभी की दिवाली के आसपास तक हैं, है ना। नहीं, महादेवी वर्मा का गीत मत लीजिएगा, उस करुण रस के लिए अलग बताएंगे। तो उपमा अलंकार का पीपर पास सरिस मंडोला चाहे लिख दीजिए आप, छोटा सा उदाहरण, या आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, ये भी लिख सकते हो। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार होती है परंतु अर्थ अलग अलग होता है। जैसे ऊधव जोग, जोग हम नाही, यहां पर एक जोग का अर्थ योग है और दूसरे जोग का अर्थ योग्य है। इकली डरी हो,
विश्व खाई की डरी हो, है ना, तो डरी डरी कई बार आता है। चौपाई का भी बता ही दिया, 16 मात्राएं होती। देखिए चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, और उदाहरण भी सुना ही दिया था। सोरठा छंद आप जानते हैं, दोहा का उल्टा होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलो परिभाषा उदाहरण बता देना। ठीक है, तो सारा तो करा दिया, यही बचा था, मैंने कहा ये भी करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, श्लेष अलंकार इसमें है, इसमें यमक नहीं है, यमक भी हो सकता है बट श्लेष अलंकार इसमें ज्यादा उचित है, क्योंकि पानी का मतलब पानी ही है, और पानी कई बार आया लेकिन अलग अलग पानी के अलग अलग अर्थ। ठीक है, और पानी के देखा जाए तो एक पानी शब्द में कई अर्थ चिपके हुए, तो श्लेष में माना जाता है ये। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना। और कोई सवाल? अनमोल तिवारी जी हैं, अनुष्का कुशवाहा हैं, डीके जी हैं, अभिनंदन जी हैं, रितेश हैं, रोशनी हैं, सिमरन वर्मा हैं, शिल्पी हैं, तन्नू हैं। हाँ, सजना है मुझे सजना के लिए, ये यमक अलंकार है भाई। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, लिख सकते हो। ठीक है, ये यमक अलंकार का है। ठीक है, अब देखो इस सजना का और इस सजना, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति है परंतु अर्थ अलग अलग हैं। सजना माने संवरना, संवरना या विभूषित होना, सजना माने होता है पति, तो दोनों के अर्थ अलग हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। ठीक है, 29 को है पेपर, चलो ठीक है, मैं करा दूंगा, 1-2 पेपर और करा दूंगा। संस्कृत में प्रॉब्लम है तो पढ़ो, क्योंकि मैंने जो संस्कृत पढ़ाई है, मैं ये कह सकता हूं मैंने बेस्ट तरीके से पढ़ाई है। मैं खुद कह सकता हूं इस संस्कृत के बारे में कि मैंने बेस्ट तरीके से पढ़ाई है। अगर आप एक बार ढंग से ध्यान से पाठ पढ़ लेंगे, देखो संस्कृत पढ़ने का तरीका क्या है, एक तो मीनिंग्स तैयार कर लो, बस काम हो जाएगा, अनुवाद खुद ब खुद निकल आएगा। प्रत्येक लाइन को अलग अलग तरीके से पढ़ लो, ठीक है, अलग अलग सेपरेट एक एक मीनिंग के साथ पढ़ लो, हो जाएगा याद। अरे यार व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए, बहुत परेशान है। व्हाट्सएप नंबर देखो, लिखो व्हाट्सएप नंबर, केवल व्हाट्सएप करना। हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8299651914। ठीक है, परेशान मत करना, 24 से 48 घंटे में रिप्लाई वापस आ सकती है, 3 दिन भी लग सकते हैं रिप्लाई आने में, और तुरंत भी हो सकती है, जैसी अवेलेबिलिटी होगी, उपलब्धता होगी, उस हिसाब से वापसी होगी चैट की। 8299651914 व्हाट्सएप नंबर है। आपको अपना पेपर भेजना हो या फिर कोई बहुत बड़ी समस्या हो जो नहीं हल हो पा रही हो, तब जाके आप, और हाँ, अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन भेजिएगा, और पर डे मत भेजिएगा, सप्ताह 2 सप्ताह में एक क्वेश्चन, जो आपको कहीं उसका उत्तर मिल ही ना रहा हो और कंफ्यूज हो आप, तब जाके, क्योंकि मामला यह है कि हजारों बच्चे हैं, रिप्लाई कहां तक दें। ठीक है।